नमस्कार, आप सभी का मैथ विद आकाश त्रिपाठी नाम के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जो है वो सीबीएसई बोर्ड की क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.3 का थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ पे कवर करेंगे, जिसमें हमारे टॉपिक चलेंगे सबसेट चलेगा, प्रॉपर सबसेट चलेगा, पावर सेट चलेगा, यूनिवर्सल सेट चलेगा और इंटरवल ऑफ ए सेट चलेगा। ये 5 टॉपिक हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, जिनके नाम मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर दूं। इस वाली वीडियो में हम लोग सबसेट के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग प्रॉपर सबसेट के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पर पावर सेट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ेंगे और सबसे लास्ट में हम लोग यहाँ पर इंटरवल ऑफ ए सेट के बारे में पढ़ेंगे। ये आपको समझ आया? तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे सबसेट के ऊपर। तो देखिए, जब हम लोग सबसेट पढ़ेंगे तो हमको पहले ये पता होना चाहिए कि ऐसी क्या कंडीशन हो गई कि हमें सबसेट पढ़ना पड़ेगा। जो भी हम सबसेट के बारे में आगे चल के पढ़ेंगे, सबसे पहले समझ लेते हैं कि वो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो उसका रीजन ये है कि मैथमेटिक्स देखिए आपसे हर चीज में लॉजिक मांगता है, वो आपकी क्रिएटिविटी देखना चाहता है। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वो उस टॉपिक के बारे में अलग अलग लॉजिक निकाल के अलग अलग क्रिएटिविटी के बारे में पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए आपको नंबर्स आते हैं, आपको 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग्स आती हैं। अब वो काउंटिंग के बाद क्या करता है मैथमेटिक्स, ये देखता है कि क्या आपको उन काउंटिंग को जोड़ना आता है, आपको आता है। फिर वो ये देखता है कि उनको घटाना आता है, आपको आता है। ये जो जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, काउंटिंग्स की मल्टीप्लाई कर रहे हो, उनको डिवाइड कर रहे हो, या फिर उनका कुछ भी एलसीएम एचसीएफ फैक्टर, आगे चल के हम लोग उन्हीं काउंटिंग से इक्वेशंस बनाते हैं, वो उसको सॉल्व कर रहे हैं। मतलब हम लोग उन्हीं काउंटिंग्स को क्या कर रहे हैं, अलग अलग क्रिएटिविटी लगा रहे हैं, अलग अलग लॉजिक लगा के उनको सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो सेट थ्योरी वाला टॉपिक चल रहा है। तो सेट थ्योरी वाले टॉपिक चलने पर अब हम लोग क्या करेंगे, सेट थ्योरी के ऊपर क्रिएटिविटी दिखाएंगे। अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मतलब हम लोग ये देखना चाहेंगे कि मान लीजिए अगर हमारे सामने उसने कोई भी 2 सेट दे दिया, जनरली आपके सामने कोई भी 2 सेट दे दिया, तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। तो उसी रिलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए उसी में से बीच में से टॉपिक निकल कर आया है, जिसका नाम है सबसेट। तो सबसेट का मतलब मैं पहले आपको समझा देता हूं। सबसेट का मीनिंग होता है कि मान लीजिए आपके सामने कोई भी 2 सेट है, एक सेट ए और एक सेट बी है। ये आपको समझ आया? आपके सामने जनरली कोई भी 2 सेट है जहां पर मैंने इनका नाम दिया है, एक सेट का नाम ए दिया है और अनदर सेट का नाम मैंने यहां पर बी दिया है। ये आपको समझ आया? अब यहां पर देखिए कंडीशन आपके सामने ऐसी है कि अगर आपके सामने ये 2 सेट है, एक सेट ए और एक सेट बी, कंडीशन आपके सामने ऐसी है कि अगर ए के सारे एलिमेंट, आपने सुना मैंने क्या बोला, मैंने ये कहा कि अगर आपके सामने ए के सारे एलिमेंट इस बी में पाए जाते हैं। ये आपको समझ आया? ये बोलने का तात्पर्य हमारा ये था कि अगर a इज इक्वल टू यहां पर 1 2 3 मैंने मान लिया। ये आपको समझ आया? तो जो ये 1 2 3 लिखा हुआ है वो सारे के सारे, ये तीनों के तीनों एलिमेंट 1 2 3 यहां पर भी होने चाहिए। तभी मैं कहूंगा कि a के सारे एलिमेंट, चाहे वो 1 की बात कर रहा हो, चाहे वो 2 की बात कर रहा हो, या चाहे वो 3 की बात कर रहा हो, ये तीनों के तीनों एलिमेंट मेरे यहां पर b में भी होने चाहिए। इसका मतलब b में 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा। इसके अलावा कुछ और हो भी सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता। अगर मान लीजिए हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, नहीं हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो आपके सामने ऐसी कंडीशन आ रही है कि आपके सामने 2 सेट दिया हुआ है, एक सेट ए और एक सेट बी, और कंडीशन वहां पर ऐसी बन रही है कि सेट ए के सारे एलिमेंट कहां पर पाए जाते हैं, सेट बी में। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में पाए जाते हैं, इसका मतलब ए जो है वो सबसेट है, किस चीज का, बी का। ये आपको समझ आया? बहुत ही सिंपल सा मीनिंग था। मैं इसका स्टेटमेंट लिख दूं पहले यहां पे। तो देखिए इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से फॉलो होता है कि लेट ए एंड बी बी 2 सेट, मैंने मान लिया कि मेरे पास ए और बी जो है वो कोई भी 2 सेट है, एंड एलिमेंट्स ऑफ ए, एंड या फिर लिख लीजिए ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए। ऑल लिखना काफी अच्छा रहेगा। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज कंटेंट का मतलब समझते हो ना, वहां रखा हुआ है। इज कंटेंट in B, then A is the subset
ऑफ बी, देन ए इज द सबसेट ऑफ बी। सिंपल सी कंडीशन लिखी हुई है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट। आपके सामने ए और बी जो है वो कोई भी दो सेट है। अच्छा, ए और बी मैंने लिया, यहां पर मैंने सिर्फ ए और बी उनका नाम दिया है। आप उनका नाम कुछ भी दे सकते हो सकता है एफ और जी दे दो, हो सकता है एक का नाम जेड दे दो, एक का नाम पी दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हो। तो यहां पर मैंने जनरली कोई भी दो सेट लिया था। यहां पर ये 1 2 3 नहीं हो सकता, इनके अलावा कुछ भी हो सकता है। सेट तो समझ चुके हो ना, क्योंकि हम लोग उसको काफी इंट्रोडक्शन में पढ़े हैं, तो आप लोग को आता भी होगा। आप लोगों ने उसको वीडियो को जरूर देखा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कि हम लोग मान लो कोई भी दो सेट दे दिया उसने, जनरली कोई भी दो सेट दे दिया, तो उस सेट का हम लोग कोई ना कोई नाम देंगे, क्योंकि वो उतना बड़ा सेट बोलना हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर पूरा का पूरा उसने 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 100 तक लिख दिया होता, तो हम ये थोड़ी ना बोलते कि उस सेट के अंदर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, ऐसे तो नहीं बोलते जाते। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका एक नाम दे दिया। नाम हमने क्या दे दिया कि मान लिया एक सेट का नाम ए है और यहाँ पर एक अनदर सेट है, उसका नाम यहाँ पर बी है। हो सकता है नाम आप सी डी ले लो, हो सकता है नाम आप ई एफ ले लो, हो सकता है एफ जी ले लो, कुछ भी ले सकते हो नाम। ये तो आपको समझ आया। तो वही लिखा हुआ है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट एंड उसके बाद एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज कंटेन्ड इन बी। कंटेन्ड का मतलब होता है रखा हुआ। अभी अभी हम लोग मैंने डिक्शनरी में देखा था, रखा हुआ होने का मतलब कंटेन्ड होता है। एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज कंटेन्ड इन बी, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट कहां पर रखे हुए हैं, बी में। तो ए के सारे एलिमेंट बी में रखे हुए हैं। अगर हम इसको शुद्ध देसी भाषा में बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि ए के सारे एलिमेंट कहां पर पाए जाते हैं, बी में। क्योंकि अगर ए के पास मान लो ये एलिमेंट है तो वो यहां बी में भी रखा हुआ है, अगर ये एलिमेंट है तो वो यहां भी रखा हुआ है, अगर ये एलिमेंट है तो वो यहां भी रखा हुआ है। मतलब ए के पास जो जो एलिमेंट है वो सारे के सारे बी में कंटेन्ड है, वो सारे के सारे बी में पाए जाते हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि ए पूरा का पूरा सेट कहां मिल गया आपको, बी के अंदर मिल गया। ये आपको समझ आया। तो अगर ए पूरा का पूरा सेट आपको इस सेट बी के अंदर मिल गया तो इसका मतलब कहा जाएगा देन ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो इसका मतलब ये कहा जाएगा कि जो ए है वो सबसेट है किस चीज का, बी का। ये आपको समझ आया। अब यहां पर देखिए हम लोग इसका सिंबल देख लेते हैं सबसेट का कैसे होता है। तो सिंबल के पीछे का लॉजिक देखिए क्या है। आप देख सकते हैं कि यहां पर मान लीजिए कोई भी दो सेट होगा, अगर एक सेट ए है और एक सेट बी है, और अगर ए के सारे एलिमेंट बी में पाए जाते हैं, इसका मतलब हो सकता है कि यहां पर जो ये ए के पास एलिमेंट है वो 3 एलिमेंट है और यहां पर बी के पास एलिमेंट 4 है। तो आप देख सकते हो कि ए जो सेट है वो छोटा है, बी जो सेट है वो बड़ा है। ये आपको समझ आया। तो लेस देन वाला सिंबल, क्योंकि ए जो है वो छोटा है और यहां पर ए जो है वो सबसेट है, तो जिस तरीके से लेस देन वाला सिंबल होता है ना ये वाला, सेम उसी तरीके से सबसेट वाला सिंबल भी पिक करा गया है। तो उसका देखिए यहां पर हम लिख देते हैं एंड इट इज डेनोटेड बाय, एंड इट इज, इसको रफ कर दें ये, एंड इट इज, देखिए इसको रफ कर देते हैं तो ये हो गया एंड इट इज डेनोटेड बाय ए इज द सबसेट ऑफ बी। जो ए है वो यहां पर बी का सबसेट है। इस तरीके से अगर आप यू को लेके ऐसे टेढ़ा कर दो, ये समझ आए, और उसके नीचे ऐसे डंडी लगा दो तो कहा जाएगा ए जो है वो सबसेट है बी का। ये आपको समझ आया। अगर किसी भी सेट के सारे एलिमेंट किसी अनदर सेट में पाए जाते हैं, हमने यहां पर नाम नहीं दिया, मैंने सिर्फ आपको जनरल समझा दिया कि अगर किसी भी सेट के सारे एलिमेंट किसी अनदर सेट में पाए जाते हैं, इसका मतलब जिसके एलिमेंट पाए गए थे वो सबसेट है किस चीज का, जहां पर पाए गए थे। ये आपको समझ आया। तो ये सबसेट का यहां पर मीनिंग था। अब आइए सबसेट के बारे में हम लोग थोड़ी छोटी बातें कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप यहां पर देखिए सबसेट का जो सिंबल है वो ए, ये इस तरीके से, और फिर यहां पर ये इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है, फिर बी। जैसे आप लोग बचपन में 10th क्लास में या फिर 9th क्लास में आप लोगों ने इनइक्वालिटी पढ़ा होगा। इनइक्वालिटी नहीं जानते तो आप लोगों ने लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये तो आपने सुना ही होगा। बड़ा है, छोटा है, बराबर भी है, बड़ा भी बराबर भी है, और उसके बाद बड़ा भी है, छोटा भी है, बराबर भी है, ये तो आपने सुना होगा ना। तो वही चीज देखिए आप लोग वहां पर पढ़ते थे, मान लीजिए कोई क्वांटिटी ए जो है वो लेस देन और इक्वल टू बी है,
तो इसका मतलब वहां पर ये होता था कि या तो a जो है वो छोटा है b के और या तो a जो है वो बराबर है b के, दोनों में से कोई एक ही कंडीशन यहां पर फॉलो हो सकती है कि या तो a जो है वो छोटा होगा b से या तो a जो है वो बराबर होगा b के। ये आपको समझ आया? कोई एक ही कंडीशन फॉलो होगी, क्योंकि कोई भी दो चीज अगर एक दूसरे से छोटी है तो वो बराबर नहीं हो सकती, और अगर वो बराबर है तो फिर वो छोटी नहीं हो सकती। अब वहीं से यहाँ उसी लॉजिक से हम लोग यहाँ सबसेट के ऊपर काम करेंगे। आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, इसको अगर हम लोग इस तरीके से बनाएं, इस सिंबल को ब्रेक करें, तो हमारे सामने बनेगा कि a कुछ इस तरीके का सिंबल आएगा, b और फिर हमारे बनेगा a, सामने बनेगा a इज इक्वल टू और फिर यहां पर बनेगा b। अब यहां पर देखिए आपके सामने a जो है वो सबसेट है b का, इसका मतलब a के सारे एलिमेंट b में पाए गए थे। तो दो कंडीशन बनी है कि हो सकता है या तो a छोटा हो b से और हो सकता है या तो a जो है वो बराबर है b के। अच्छा, छोटा होगा ये मैं अपने मन से बोल रहा हूं, ऐसा कोई मैथमेटिक्स नहीं बोलता, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि या तो a छोटा होगा b से, ये समझ आया? आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, या तो a बराबर होगा b के। अगर a छोटा हुआ b से तो भी a जो होगा वो सबसेट होगा b का, और अगर a बराबर हुआ b के तो भी a जो है वो सबसेट होगा b के। तो आप लोगों के लिए यहां पर स्टार वाली पॉइंट आ जाती है कि अगर a जो है वो सबसेट है b का तो दो कंडीशन आपके सामने हो सकती हैं। हो सकता है a सेट छोटा हो b सेट बड़ा हो। b सेट के बड़ा होने का ये मतलब है कि b के पास कोई ना कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट जरूर होगा। आओ दिखाता हूं। जैसे मान लो a के पास मैंने यही अभी या फिर ABCD मान लेता हूं। a के पास मैंने ABC मान लिया और b के पास मैंने यहां पर A B C D और E मान लिया। ये आपको समझ आया? तो आप देख सकते हैं कि यहां पर A के सारे एलिमेंट, इसका मतलब A के जितने भी 3 एलिमेंट हैं ABC, वो सारे के सारे यहां पर कैपिटल B में पाए जाते हैं। इसका मतलब जो A है वो सबसेट है B का, ये कैपिटल A जो है वो सबसेट है कैपिटल B का। तो वहां से दो कंडीशन निकली थी कि हो सकता है या तो A जो हो वो छोटा हो B से, और यहां पर ये कंडीशन फॉलो भी हो रही है क्योंकि A जो है A के पास 3 एलिमेंट है ABC नाम के, और ये तीनों के तीनों ABC यहां पर पाए जाते हैं। ये आपको समझ आया? तो एक ये वाली कंडीशन भी फॉलो हो सकती है, और आपके सामने ऐसा भी हो सकता है कि A और B दोनों आपस में बराबर हो जाए। आओ दिखाता हूं। जैसे देखो A इज इक्वल टू, मान लो आपके सामने यहां पर ABC है और अगली बार B इज इक्वल टू मैंने यहां पर मान लिया फिर से ABC है। तो आपको क्या चाहिए? आपको सिर्फ इतना सा चाहिए कि अगर A सबसेट होगा B का तो A के सारे एलिमेंट यहां B में होने चाहिए। आपको सिर्फ इतना सा ही तो चाहिए। तो देखो A एलिमेंट यहां पर है, यहां पर भी है, B एलिमेंट यहां पर भी है, यहां पर भी है, C एलिमेंट यहां पर भी है, यहां पर भी है। एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट बचे ना बचे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ इतनी सी नेसेसरी कंडीशन थी कि आपके सामने A के पास जो एलिमेंट थे वो B में होने चाहिए, और वो आपको यहां मिल गया। तो उसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आपको समझ आया? तो इस जगह से आप देख सकते हैं कि आपका A बराबर B हो गया, और इस जगह से आप देख सकते हैं कि A के पास कम एलिमेंट हो सकते हैं और B के पास ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं। तो यहां से कंक्लूजन आपका रिजल्ट ये निकलता है कि अगर कभी भी आपका A जो है वो सबसेट होगा B का, तो हो सकता है कि A के पास कम एलिमेंट हो और B के पास ज्यादा एलिमेंट हो, और हो सकता है कि A के पास जितने एलिमेंट हो B के पास उतने ही एलिमेंट हो। समझाने का मीनिंग ये था कि अगर कभी भी A जो है वो सबसेट है B का, तो इसका मतलब कंडीशन फर्स्ट ये आती है कि कार्डिनैलिटी ऑफ A छोटी हो सकती है कार्डिनैलिटी ऑफ B से। कार्डिनैलिटी का मतलब समझते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट, हमने टाइप्स ऑफ सेट में पढ़ा था, लेक्चर 2 में पढ़ा था। तो अगर मैं इसको लिख देता हूं कि अगर आपके सामने A जो होगा सबसेट होगा B का, तो यहां से दो कंडीशन निकलती है। फर्स्ट कंडीशन की कार्डिनैलिटी का सिंबल n था, तो कार्डिनैलिटी ऑफ A जो होगा वो लेस देन हो सकता है कार्डिनैलिटी ऑफ B से। और सेकंड रिजल्ट आपके सामने ये निकलता है कि अगर A जो होगा सबसेट होगा B का, तो हो सकता है कार्डिनैलिटी ऑफ A इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ B। तो आपका Na इज इक्वल टू NB हो सकता है, या तो Na जो है वो लेस देन NB हो सकता है। ये आपको समझ आया? तो ये यहां पर A इज द सबसेट ऑफ B का मीनिंग था। क्या कंक्लूजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार भी लगाया है
कि अगर ए जो है वो सबसेट है बी का तो आपके सामने क्या रिजल्ट होगा। ऐसा रिजल्ट हो सकता है कि Na जो हो जाए वो छोटा हो सकता है Nb से, और आपका Na जो है वो बराबर हो सकता है Nb से, और वो पूरा हम लोगों ने यहां पर समझा हुआ है। ये आपको समझ आया। आगे बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नहीं, सबसेट में ही कुछ और पॉइंट की बात करते हैं। तो इसके लिए हमें इसे रफ करना पड़ेगा, कर दें, ठीक है। देखिए अब यहां पर एक बात हमारे सामने और आ जाती है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि जो A है वो सबसेट है B का, तो क्या B भी सबसेट हो सकता है A का। अगर आपके सामने A जो है वो सबसेट है B का, तो क्या B भी A का सबसेट हो सकता है। अगर हम देखिए, सबसेट हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग दो सेट के बीच में रिलेशन देखना चाहते हैं कि उन सेट के बीच में कैसा रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, क्या वो दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक है या कनेक्ट है, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ऐसी कंडीशन है या फिर नहीं है। आपकी क्रिएटिविटी देखना चाहता है मैथमेटिक्स। तो मान लीजिए आपके सामने A जो है वो सबसेट है B का, इसका मतलब A के सारे एलिमेंट कहां मिल गए, B में मिल गए। तो क्या B भी A का सबसेट होगा। तो यहां पर सवाल जवाब आपका ये आता है कि हो सकता है B A का सबसेट हो जाए और हो सकता है B A का सबसेट ना हो। ये आपको समझ आया। आपके सामने हमने क्वेश्चन आपसे ये पूछा कि A जो है वो सबसेट है B का, आपसे पूछा ये। अब A सबसेट है B का, ये हमारा क्वेश्चन था, लेकिन आंसर में हमने पूछा कि क्या अगर A सबसेट है B का तो आंसर हमको बताओ कि क्या B जो है वो सबसेट हो सकता है A का या फिर नहीं हो सकता। तो B A का सबसेट में कंडीशन आती है नेसेसरी वाली, मतलब ये कैसे, कौन सी कंडीशन होती है वो, हमने आपसे ये पूछा कि क्या A जो है वो सबसेट है B का। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि क्या A जो है वो सबसेट है B का, और आंसर में आपसे ये पूछना चाह रहे थे, उसका जवाब दो कि क्या B भी A का सबसेट होगा। अगर A B का सबसेट है तो क्या B भी A का सबसेट होगा। अगर हम उल्टा देख लें तो ऐसी वाली कंडीशन में हो सकता है हो जाए और हो सकता है ना हो। तो आइए उसके ऊपर बात करते हैं, समझते हैं कब होगा कब नहीं होगा, वो सारी बातें। देखिए जिस तरीके से एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाएंगे काफी ज्यादा आसान लगेगा। मान लीजिए आपके सामने A इज इक्वल टू ABC है और B इज इक्वल टू आपके सामने ABCD है। ये आपको समझ आया। और अगली बार A इज इक्वल टू हमने यहाँ पर 1 2 3 ले लिया और B इज इक्वल टू हमने यहाँ पर आपका 1 2 3 4 ले लिया। ये भी आपको समझ आया। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर A के सारे एलिमेंट B में पाए जाते हैं। आप लोग देख सकते हो ये ABC तीनों के तीनों यहां पाए जाते हैं। इसका मतलब A जो है वो B का सबसेट है। तो क्या B भी A का सबसेट होगा। नहीं होगा। क्यों। क्योंकि B A का सबसेट तभी होता जब B के सारे एलिमेंट कहां पाए जाते A में। लेकिन B का A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया, लेकिन ये वाला जो एक्स्ट्रा D था वो वाला सेट आपको नहीं मिला। इसका मतलब आपके पास कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जहां पर आप लोग इस चीज को देख सकते हो कि वो एलिमेंट आपका उस अनदर सेट में नहीं पाया जाता। इसका मतलब जब आपके पास एटलीस्ट वन, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम का मतलब एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो आपके पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो कि यहां A में नहीं पाया जाता, तो इसका साफ साफ मतलब है कि आपका जो B था वो सबसेट नहीं था A का। ये आपको समझ आया। और ये वाला सेट आप देख सकते हो यहां पर Na की कार्डिनैलिटी छोटी थी Nb की कार्डिनैलिटी से। इसका मतलब जब भी आपके पास Na की कार्डिनैलिटी छोटी होगी Nb की कार्डिनैलिटी से, तब तक जो है B जो है वो सबसेट नहीं होगा। किस चीज का। A का। तो देखिए सबसेट था तो हम लोगों ने इस तरीके से डिनोट करा था। सबसेट नहीं होगा तो क्या करेंगे, कट कर देंगे, तो कह देंगे B जो है वो सबसेट नहीं है। किस चीज का। A का। ये आपको समझ आया। तो रिजल्ट क्या निकला कि अगर किसी भी एक सेट A की कार्डिनैलिटी छोटी है किसी अनदर सेट B की कार्डिनैलिटी से, तो वहां पर जो B है वो सबसेट नहीं होगा A का। लेकिन अगर आपका A और B दोनों के दोनों आपस में बराबर हो गए, जैसे मान लीजिए यहां पर जो एलिमेंट A के पास लिखा हुआ है वही सेम टू सेम एलिमेंट B के पास लिखा हुआ है, इसका मतलब A और B दोनों के दोनों आपस में बराबर हैं।
तो जब ए और बी दोनों के दोनों आपस में बराबर है तो आप देख सकते हो कि अगर ए सबसेट है बी का, इसका मतलब बी भी जो होगा वो सबसेट होगा ए का, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट 1 2 3 यहां पर आपके सामने पाए जाते हैं ए में। तो जब ए के सारे एलिमेंट बी में पाए गए, इसका मतलब बी के सारे एलिमेंट भी ए में मिल रहे हैं। कब? जब आपका ए की कार्डिनैलिटी बराबर थी बी की कार्डिनैलिटी के। तो दूसरा कंक्लूजन आपके सामने ये आता है कि जब जब सेट ए की कार्डिनैलिटी बराबर होगा सेट बी की कार्डिनैलिटी के, तब तब रिजल्ट में आपका बी जो होगा वो सबसेट बन जाएगा ए के। ये आपको समझ आया? क्वेश्चन था कि अगर ए सबसेट है बी का तो आप लोग ये चेक करो कि क्या एन ए जो है वो सबसेट है एन बी का। अगर एन ए जो है मतलब कार्डिनैलिटी ऑफ ए जो है वो अगर छोटी है कार्डिनैलिटी ऑफ बी से, तो बी ए का सबसेट नहीं बन पाएगा। और अगर कार्डिनैलिटी ऑफ ए बराबर आगे कार्डिनैलिटी ऑफ बी के, तो बी जो होगा वो सबसेट बन जाएगा ए का। ये आपको समझ आया? यहां पर अच्छा कोई हो सकता है किसी बच्चे के मन में ख्याल आया हो कि हमने यहां पर कार्डिनैलिटी ऑफ ए जो है वो ग्रेटर देन कार्डिनैलिटी ऑफ बी क्यों नहीं लिया? हमने यहां पर लेस देन ले लिया, इक्वल टू ले लिया, ग्रेटर देन क्यों नहीं लिया? तो ग्रेटर देन यहां पर हमने यहां पर ये एन ए जो है ग्रेटर देन एन बी हमने यहां पर क्यों नहीं लिया? तो उसके पीछे का रीजन ये था कि जब जब आपके पास एन ए जो है ग्रेटर देन हो जाएगा एन बी से, तो आपका ए जो है वो बी का सबसेट नहीं बन पाएगा, क्योंकि ए के पास कुछ ना कुछ ज्यादा है। समझ रहे हो? क्योंकि ए का जो सिंबल है वो ग्रेटर देन वाला है, इसका मतलब ए के पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो वो एक्स्ट्रा एलिमेंट यहां बी में नहीं मिला होगा। तो जब आपके पास ए के पास कुछ ना कुछ, समझ रहे हो, जब आप देख सकते हो कि ए के पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐसा मिल गया जो कि बी में नहीं पाया जाता, इसका मतलब ए उस समय बी का सबसेट नहीं बना होगा। तो यहां पर अगर ए बी का सबसेट था तो एन ए जो है लेस देन होगा एन बी से, एन ए जो है इक्वल टू होगा एन बी के। काफी आपको डीप में बता रहे हैं, वरना ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन समझो उसको, काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद हमने ये बताया कि अगर ए जो है वो सबसेट होगा बी का, तो बी जो है वो ए का सबसेट तभी बन पाएगा जब आपका एन ए एन बी के बराबर होगा। ये आपका यहां पर कंक्लूजन था। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। थोड़ा सा और बात करते हैं यहाँ पे सबसेट के बारे में, थोड़ी सी और नॉलेज देंगे आपको, फिर आगे बढ़ेंगे। इसे रफ कर दें, ठीक है? देखिए, उसके बाद हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर कभी भी हम ये बताना चाहते हैं आपको कि अगर कभी भी ए जो है वो सबसेट होगा बी का, अगर कभी भी ए जो है वो सबसेट होगा बी का, तो इसका मतलब आपको एग्जांपल दिखा दें। जैसे ए इज इक्वल टू हमने 1 2 3 ले लिया और यहां पर बी इज इक्वल टू हमने 1 2 3 और 4 ले लिया। तो ए इज इक्वल टू 1 2 3 है। ये जो सेट आपके सामने यहां रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इस रोस्टर फॉर्म को अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे ही तो लिखेंगे। a इज इक्वल टू 1 2 3 है, तो हम लोग मान लेंगे a इज इक्वल टू x। हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है x, जहां पर x आपके पास 1 भी हो सकता है, जहां पर x आपके पास 2 भी हो सकता है, जहां पर x आपके पास 3 भी हो सकता है। ये आपको समझ आया? तो a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x जो है वो बिलोंग कर रहा है a में। अगर हम लोग इसको प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखे तो ऐसे ही लिखेंगे कि हमने यहां से a से एलिमेंट उठाया है, जहां पर a का मतलब 1 2 3 है, तो वो यहां पर अलग बात है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर a जो है वो सबसेट होगा b का, तो आप लोग देखिए कि जो यहां पर 1 2 3 एलिमेंट पाए जाते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट 1 2 3 यहां पर पाए जाते हैं। इसका मतलब अब मान लो यहां पर तो हमने 3 एलिमेंट की बात करी है 1 2 3, हो सकता है कहीं पर इनफाइनाइट एलिमेंट हो तो आप गिन ही नहीं पाओगे। तो आप क्या करोगे, उन सारे के सारी झंझट से बचने के लिए कि आप बहुत ज्यादा एलिमेंट आ गए, काउंट करने में प्रॉब्लम होगी, तो आप क्या करो, उसका एक नाम दे दो। और आप जानते हो मैथमेटिक्स में सबसे प्यारा इंग्लिश का अल्फाबेट वर्ड होता है एक्स, तो आप क्या करो, इसका कोई नाम दे दो। जैसे मान लो मैंने x मान लिया, तो x का मतलब 1 भी हो सकता है, x का मतलब 2 भी हो सकता है, और x का मतलब आपका 3 भी हो सकता है। ये आपको समझ आया? तो अगर x जो है वो बिलोंग कर रहा है a में, तो इसका मतलब x या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है। दोनों के दोनों भी हो सकते हैं, तीनों के तीनों भी हो सकते हैं, सारे के सारे भी हो सकते हैं। यहाँ पर 3 ही लिखा हुआ है, तो तीनों के तीनों भी हो सकते हैं। तो x जो है वो बिलोंग कर रहा है a में,
तो आप देख सकते हो कि वो x1 भी था, 2 भी था, 3 भी था, तो वही 1 2 3 आपका यहां पर b में भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब वो 1 यहां b में भी मिल गया, वो 2 यहां b में भी मिल गया, वो वाला 3 यहां b में भी मिल गया। तो अगर x जो है वो बिलोंग कर रहा है a में, तो सारे के सारे एलिमेंट वही b में मिल गए। इसका मतलब वही सेम टू सेम x आपको कहां मिल गया, b में मिल गया। तो क्वेश्चन रिजल्ट आपके पास ये आता है कि अगर x बिलोंग कर रहा है a में, दिस इंप्लाइज दैट आपका x जो है वो बिलोंग कहां पे करेगा, b में। ये आपको समझ आया? क्योंकि x जो है वो बिलोंग कर रहा है a में, मतलब आपके पास कोई एलिमेंट जो है वो a में कर रहा है, तो वो सारे के सारे एलिमेंट x के जो है वो कहां भी बिलोंग करेंगे, b में भी बिलोंग करेंगे। ये आपको समझ आया? अगर मान लो मैंने इक्वल सेट लिया होता तो भी यही कंडीशन होती कि आपके पास x कोई एलिमेंट है 1 2 3, वो अगर a जो है वो सबसेट है b का, तो आप देख सकते हो ये तीनों के तीनों 1 2 3 यहां पाए जाते हैं। तो इसका मतलब अगर x बराबर 1 2 3 होगा तो वो 1 2 3 a में भी है, और वही यहां पर 1 2 3 आप देख सकते हो b में भी है। इसका मतलब x जो है वो बिलोंग करेगा a में, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग कर रहा है b में। तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा a जो है वो सबसेट है b का। हम लोग इस वाले कंक्लूजन का रिजल्ट अपने थ्योरम्स को प्रूव करने में बहुत ज्यादा यूज करेंगे। आगे हम लोग जितने भी रिजल्ट प्रूव करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, वहां पर हम लोग इस वाली चीज को यूज करेंगे कि अगर हमें कहीं पर a जो है उसको सबसेट दिखाना है b का, तो हम लोग वहां पर ये दिखाएंगे कि अगर कोई भी क्वांटिटी x a में जा रही है तो वही सेम टू सेम क्वांटिटी x जो है वो b में भी जाएगी। ये समझ आया? उसके बाद अगला रिजल्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला रिजल्ट आपके सामने ये आता है कि अगर b जो है वो सबसेट होगा a का, अगर आपके सामने b जो है वो सबसेट होगा a का, तो आप मान लीजिए कि कोई एलिमेंट x जो है वो यहां b में बिलोंग कर रहा है, आगे वाले b में। ये समझ आया? तो अगर कोई एलिमेंट x जो है वो b में बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट वही सेम टू सेम x एलिमेंट जो है वो कहां बिलोंग करेगा, इस वाले a में चले जाएगा। ये आपको समझ आया? यहीं से आपके सामने आप बोल सकते हो कि अगर c जो है वो सबसेट होगा d का, तो आप लोग देख सकते हो कि अगर कोई एलिमेंट x जो है वो बिलोंग कर रहा है c में, दिस इंप्लाइज दैट वही सेम टू सेम x एलिमेंट कहां चला जाएगा, d में। तो उम्मीद करते हैं अब आपको समझ आ गया होगा। तो ये यहां पर सबसेट की कंडीशन थी। ये आपको समझ आया? तो सबसेट की कंडीशन आपकी फिनिश हो चुकी है। अच्छा, यहां पर हम लोग एक आधा एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर अपना सबसेट जो है वो वाले टॉपिक को फिनिश करेंगे। आइए, यह एग्जांपल तो आप लोग समझ चुके हैं ना, कई बार हम लोग यहाँ पर ये 1 2 3 1 2 3 4 ले चुके, तो एग्जांपल तो फिर समझ गए, फिर तो चलिए ठीक है। तो ये सबसेट का जो टॉपिक है वो यहाँ पर हमारा फिनिश होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद इसी का एक अनदर टॉपिक है, मतलब सबसेट की तरह ही एक अनदर टॉपिक है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, तो उस प्रॉपर सबसेट वाले टॉपिक की बात करते हैं। देखिए, उसके बाद आता है अगला टॉपिक प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, देखिए प्रॉपर सबसेट आप लोग इस तरीके से समझिए, जैसे हम लोग सबसेट में क्या पढ़ कर आए हैं। हम लोगों ने सबसेट के अंदर यह पढ़ा है कि आपके पास A इज द सबसेट ऑफ B, इसका मतलब A के सारे एलिमेंट B में पाए जाते हैं। तो रिजल्ट यहां से ये निकलता है कि या तो A जो सेट था वो छोटा था B से, या तो A जो सेट था वो बराबर था B के। ये हमने पढ़ा था वहां पे सबसेट में कि आपके सामने अगर A जो है वो सबसेट है B का, तो हम लोगों ने वहां पर ये पढ़ा था कि हो सकता है A जो सेट है वो छोटा है B से। छोटा बोलने का मतलब A के पास कम एलिमेंट है, B के पास ज्यादा एलिमेंट है, इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ A जो है छोटी है कार्डिनलिटी ऑफ B से। या फिर हम लोगों ने ये देखा था कि आपके पास कार्डिनलिटी ऑफ A बराबर है कार्डिनलिटी ऑफ B के, इसका मतलब A और B दोनों के दोनों आपस में बराबर है। प्रॉपर सबसेट का मीनिंग ये होता है कि आपके सामने A जो है वो सबसेट तो है B का, A जो है वो सबसेट तो है B का, लेकिन A जो है वो बराबर नहीं है B के। ये आपको समझ आया? अगर कहीं पर भी A जो है वो सबसेट तो है B का, इसका मतलब जैसे ही मैं सबसेट बोलूंगा ना, आपके दिमाग में दो चीज आ जानी चाहिए, या तो A छोटा है B से, या तो A बराबर है B के। ये आपको समझ आया?
तो अगर कहीं पर भी a जो है वो सबसेट तो है b का, लेकिन a बराबर नहीं है, इसका मतलब साफ साफ कंडीशन आती है कि a जो है वो छोटा है b से। a छोटा है b से बोलने का मतलब कार्डिनैलिटी ऑफ a जो है वो छोटी है कार्डिनैलिटी ऑफ b से। ये आपको समझ आया? इसका मतलब a के सारे एलिमेंट b में तो पाए जाते हैं, लेकिन b के सारे एलिमेंट आपका a में नहीं पाए जाता। ये आपको समझ आया? जब a के सारे एलिमेंट b में तो पाए जाते हैं, लेकिन उसका अपोजिट b के सारे एलिमेंट a में नहीं पाए जाते, इसका मतलब a और b आपस में बराबर नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं हम आपको कि a जो है, मान लीजिए आपके सामने यहां पर 1 2 3 लिखा हुआ है, ये आपको समझ आया, और b जो है यहां पर आपके सामने a इज इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो यहां पर कि a जो है वो सबसेट तो है b का, लेकिन a जो है वो बराबर नहीं है b के। तो कभी भी आपके सामने ऐसी कंडीशन आ जाए कि a जो है वो सबसेट तो है b का, लेकिन a बराबर नहीं है b के। अब यहां पर समझिए, हम लोग इस वाले सिंबल का यूज तभी करते हैं जब a और b दोनों के दोनों आपस में बराबर हो, लेकिन यहां पर तो a और b आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब हम लोग इस वाले सिंबल का यूज नहीं करेंगे। तो जब भी हमारे सामने ये वाला सिंबल लगा के देगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि वहां पर a और b आपस में बराबर नहीं है। a जो है वो छोटा सेट है किस चीज से? b से। इसका मतलब a की कार्डिनैलिटी छोटी है किस चीज से? b की कार्डिनैलिटी से। ये आपको समझ आया? तो a जो है वो सबसेट तो है b का, लेकिन वहां पर a और b आपस में बराबर नहीं है, तो इसी चीज को यहां पर प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। क्योंकि सबसेट वाली कंडीशन में आपके सामने वो छोटा भी हो सकता था, वो बराबर भी हो सकता था, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती थी, लेकिन प्रॉपर सबसेट में ये कंडीशन आपकी फिक्स है कि वहां पर अगर a जो है वो सबसेट है b का, तो वहां पर a जो है b के बराबर नहीं होना चाहिए। a सबसेट मिल गया b का और a b के बराबर नहीं है, इसका साफ साफ मतलब है कि a छोटा है किस चीज से? b से। तो जब a छोटा है b से, इसका मतलब a के सारे एलिमेंट, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 में हो, वो b में तो पाए जाते हैं, लेकिन ये b के सारे एलिमेंट a में नहीं पाए जाते, क्योंकि a छोटा था b से। इसका मतलब b के पास कुछ ना कुछ तो फालतू है जो कि a में नहीं पाया जाता। तो यही यहां पे प्रॉपर सबसेट का मीनिंग था। इसका स्टेटमेंट लिख दें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टेटमेंट इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से आता है कि लेट a and b are two set, let a and b are two set। ये आपको समझ आए कि आपके सामने a और b कोई भी दो सेट है, and a is the subset, a is the subset of b, but a is not equal to b, but a is not equal to b, then a is the proper subset, then a is the proper subset of b। ये आपको समझ आया कि आपके सामने a जो है वो सबसेट तो है b का, लेकिन वहां पर a जो है b के इक्वल नहीं है, तो ऐसी वाली कंडीशन में कहा जाता है कि a जो है वो प्रॉपर सबसेट होगा b का। उसका सिंबल कैसे था? एंड it is denoted by a is the subset of b, कि आपके पास a जो है a is the प्रॉपर सबसेट ऑफ b, की a जो है वो प्रॉपर सबसेट है b का। क्योंकि अगर कभी भी a जो है प्रॉपर सबसेट होगा b का, इसका मतलब वहां पर a और b कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते। ऐसी वाली कंडीशन में हमेशा a जो है वो b से छोटा होगा। ये आपको समझ आया? तो ये कंडीशन थी यहाँ पे प्रॉपर सबसेट की। अच्छा, प्रॉपर सबसेट में भी कि अगर a जो है प्रॉपर सबसेट होगा b का, इसका मतलब अगर कोई एलिमेंट x आपका a में जाएगा तो वही सेम टू सेम एलिमेंट x जो है वो आपका b में चला जाएगा। तो रिजल्ट आपके सामने वही आएगा कि कोई एलिमेंट x अगर a में जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट वही सेम टू सेम एलिमेंट x जो है वो b में भी जाएगा।
देखिए जैसे मान लीजिए a इज इक्वल टू मैंने यहां पर 1 2 3 ले लिया और b इज इक्वल टू मैंने यहां पर 1 2 3 4 ले लिया। आप लोग देख सकते हो कि यहां पर प्रॉपर सबसेट है क्योंकि a और b आपस में बराबर नहीं है। तो यहां पर एलिमेंट क्या, मान लीजिए मैंने x इज इक्वल टू हो सकता है या तो 1 मान लिया हो, या तो 2 मान लिया हो, या तो 3 मान लिया हो। तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो आप देख रहे हो कि ये वाला अल्फाबेट जो है x का मतलब वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वो यहाँ a में बिलोंग कर रहा है। और वही सेम टू सेम एलिमेंट आपका x जो है वो कहां बिलोंग कर रहा है, b में। क्योंकि अगर आपका कोई एलिमेंट x वो 1 2 3 a में आ गया, इसका मतलब वही सेम टू सेम एलिमेंट x 1 2 3 आपका b में भी आ गया, लेकिन a जो है वो प्रॉपर सबसेट है b का। तो कंक्लूजन आपके सामने ये आता है, रिजल्ट आपके सामने ये आता है कि कभी भी a चाहे सबसेट हो b का, चाहे प्रॉपर सबसेट हो b का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे हमेशा x जो है अगर बिलोंग कर रहा है a में, दिस इंप्लाइज दैट x जो है वो बिलोंग करेगा b में। ये आपको समझ आया? तो ये रिजल्ट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ज्यादा बार यूज होगा। ये आपको समझ आया? तो ये यहाँ पे प्रॉपर सबसेट का मीनिंग था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए आपके सामने कोई भी सेट दिया होगा, तो उस सेट के कितने सबसेट पॉसिबल है और कौन कौन से सबसेट पॉसिबल है, सारी बात अब उसके बारे में होगी। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट करूंगा। हमारा जो अब टॉपिक सबसेट खत्म हो चुका, प्रॉपर सबसेट खत्म हो चुका। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग ये पढ़ेंगे कि मान लीजिए आपके सामने कोई भी सेट दिया होगा, तो उस सेट के कितने सबसेट पॉसिबल है और कौन कौन से सबसेट पॉसिबल है, वो सारी बातें यहां पर होंगी। देखिए हाउ मैनी, मेरे को हाउ मैनी एंड कौन कौन से क्या बोलते हैं, कौन कौन से, भाई बताओ जरा, कमेंट करो कौन कौन से क्या बोलते हैं। लिख दे रहा हूं, समझ जाना। हु का मतलब समझ रहे हो ना, कौन कौन। हाँ ठीक है, क्या करें भैया, इंग्लिश नहीं आती, बहुत गंदी है, तो समझ जाइएगा। हाउ मैनी का मतलब तो हमें भी पता है कितने, कौन कौन का मतलब हु, ठीक है। देखिए एंड हु सेट आर पॉसिबल, सेट आर पॉसिबल ऑफ ए सेट, किसी भी एक सेट के कितने और कौन कौन से सेट पॉसिबल हो सकते हैं, सारी बातें उसके बारे में होंगी। देखिए मान लीजिए आपके सामने कोई भी एक सेट देता है, a इज इक्वल टू यहाँ पर 1 2 और 3 ले लिया। समझाने के लिए बहुत ज्यादा आसान पड़ता है, इसलिए हम लोग 1 2 3 लेते हैं, आदत है हमारी अब तो। देखिए मान लीजिए हमने क्या करा, a इज इक्वल टू यहाँ पर 1 2 3 ले लिया, ये आपको समझ आया। तो a इज इक्वल टू हमने 1 2 3 लिया है, तो आप इसके क्या करिए, आपको ऐसे ऐसे सेट बनाने हैं, इस 1 2 3 के ऐसे ऐसे सेट बनाने हैं ताकि वो सबसेट बन जाए। किस चीज के? इस 1 2 3 के। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, आपके सामने ये जो सेट लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 1 2 3, यहां पर इस a इज इक्वल टू 1 2 3 के आपको ऐसे ऐसे सबसेट बनाने हैं ताकि वो सारे के सारे इसके सबसेट हो जाए। ये आपको समझ आया? अब देखिए कैसे बनाया जाता है, उसका एक तरीका होता है। देखिए कैसे, आप देख सकते हैं कि यहां पर 3 एलिमेंट लिखा हुआ है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। सबसेट में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि आपके सामने अगर कोई भी क्वांटिटी a जो है वो सबसेट होगी b की, इसका मतलब a छोटा हो सकता है b से या तो बराबर हो सकता है। तो यहां पर पहले छोटे छोटे सेट बना लो। छोटे छोटे बनाने का मतलब इस 1 2 3 के छोटे छोटे टुकड़े कर दो। छोटे छोटे टुकड़े करने का मतलब जैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी में पढ़ते थे ना कि अगर एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, 2 बार उछालेंगे तो हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, 3 बार उछालेंगे तो हेड 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 टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, ऐसे करके फिर उसी का अपोजिट। मतलब वही चीज हम लोग यहां पर भी करेंगे। पहले क्या करेंगे, इसके एक एक टुकड़े कर दो क्योंकि छोटा बनाना है हमें, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि अगर a जो है वो सबसेट है b का, इसका मतलब या तो a जो है वो छोटा होगा b से या तो a जो है वो बराबर होगा b के। ये दो चीज हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा हुआ है। तो a इज इक्वल टू आपका यहाँ 1 2 3 लिखा हुआ है, तो क्या करो, पहले इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो। छोटे छोटे करने का मतलब 1 2 3 में पहले
3 एलिमेंट लिखे हुए हैं, तो 3 नंबर पे कब पहुंचा जा सकता है? जब मैं पहले 1 नंबर पे आऊंगा, जब मैं उसके बाद 2 नंबर पे आऊंगा, फिर उसके बाद जब मैं 3 नंबर पे आऊंगा तभी 3 नंबर पे पहुंचा जा सकता है। तो क्या करो, पहले इसके एक एक नंबर के टुकड़े करो। एक एक नंबर के टुकड़े करने का मतलब 1 को अलग लिखो। अब 1 के ऊपर जब तक कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा दोगे तब तक वो सेट नहीं बनेगा। तो याद रखना कि किसी का भी सबसेट बनाने के लिए कर्ली ब्रैकेट जरूर लगाना, क्योंकि सबसेट में ही सेट छुपा हुआ है। सब कहां गया? ये रहा। सबसेट हमने लिखा ही नहीं है, फिर भी आपको पता तो है ना सबसेट की स्पेलिंग SUBSET, सबसेट में ही सेट छुपा हुआ है, तो इसलिए कर्ली ब्रैकेट जरूर लगाना। फिर उसके बाद 1 के बाद अगला टुकड़ा बनेगा 2, फिर उसके बाद इसके बाद अगला टुकड़ा बनेगा 3। अब एक एक टुकड़े और ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि 3 एलिमेंट थे तो एक एक टुकड़े 3 ही बार हो सकते थे, तो वो 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। अब 2-2 के टुकड़े करो। 2-2 के करने का मतलब हो सकता है 1 और 2 अलग अलग कर दो, ये समझ आया। हो सकता है 1 और 3 अलग अलग कर दो। जब 2-2 टुकड़े कर रहे हो तो कॉमा से जरूर सेपरेट करना, वरना वो एक ही एलिमेंट हो जाएगा। ये आपको समझ आया। एक और हो सकता है 2 और 3, तो आपके सामने ये 2 और 3 भी अलग अलग हो गया। अब यहाँ पर छोटे छोटे सारे टुकड़े हो गए, क्योंकि टोटल एलिमेंट 3 थे, तो अब यहाँ पर 3 से छोटा 2 तक हो सकता था, तो 2 तक टुकड़े हम लोगों ने कर लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बराबर वाला लेना है। तो बराबर वाले का मतलब सेम टू सेम 1 2 3 उठा लो, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अगर किसी भी 2 सेट के एलिमेंट अगर आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के सबसेट होते हैं। यह हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, काफी ध्यान से देखिएगा। आप जानते हो एम्प्टी सेट के बारे में, हम लोगों ने एम्प्टी सेट पढ़ा हुआ है 5। उसका मतलब क्या था कि आपके सामने जो भी सेट लिखा हुआ है उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ये आपको समझ आया। तो यहां पर मान लो अगर मैं एम्प्टी सेट को बोल दूं कि वो एम्प्टी सेट जो है इस सेट 1 2 3 का सबसेट है, तो उसके पीछे बोलने का रीजन हमारा ये रहेगा, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, एम्प्टी सेट के अंदर जो भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, एम्प्टी सेट के अंदर जो भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा वो सेम टू सेम एलिमेंट आपका यहां पर भी आना चाहिए, तभी एम्प्टी सेट इसका सबसेट बन पाएगा। लेकिन एम्प्टी सेट के अंदर तो कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो जब कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता इसका मतलब मैं चेक ही नहीं कर पाऊंगा कि वो एलिमेंट यहां पर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, क्योंकि मैं किसी भी चीज में सबसेट का निर्णय तभी ले सकता हूं जब मेरे पास 2 सेट के अंदर कुछ ना कुछ क्वांटिटी दी हो और मैं उनको आंखों से देख सकूं कि ये यहां पर आ रहा है, 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 तो ये इसका सबसेट है, ऐसे मैं देख सकूं। लेकिन जो ये एम्प्टी सेट लिखा हुआ है, इस एम्प्टी सेट में ऐसा कोई एलिमेंट दिया ही नहीं है कि मैं चेक करके बता सकूं कि वो एलिमेंट वहां पर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तभी बता पाऊंगा भाई हो रहा है या नहीं हो रहा जब मैं चेक करूंगा। अगर आ रहा होगा तो सबसेट बनेगा, नहीं आ रहा होगा तो सबसेट नहीं बनेगा। ये आपको समझ आया। लेकिन एम्प्टी में ऐसा कुछ दिया ही नहीं है कि मैं क्या चेक करूं, मेरे को चेक करने के लिए कंडीशन दी ही नहीं है, और जब मेरे पास डाटा ही अनकंप्लीट है, मतलब पूरा का पूरा जितना चीज मेरे को चाहिए किसी काम को करने के लिए वो वाला डाटा मेरे पास नहीं दिया हुआ, इसका मतलब मैं चेक ही नहीं कर पाऊंगा। और जब मैं किसी काम को चेक नहीं कर पाऊंगा इसका मतलब मैं तो मान के चलूंगा कि हाँ वो तो काम हो रहा है। ऐसा बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूं, मान लीजिए मैं पढ़ रहा हूं, रियलिटी में तो इस समय बीएससी कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं बीएससी कर रहा हूं। अब बीएससी में आप जानते हैं इस समय आप जानते हैं कोविड-19 चल रहा है कोरोना, तो अब कोविड-19 चल रहा है तो सारे के सारे एग्जाम जो है वो कैंसिल हो रहे हैं या फिर प्रमोट हो रहे हैं। तो हमारे में प्रमोट तो हो नहीं रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं कि उन्हें बाद मिलेंगे। तो मान लीजिए क्या करा, कुछ बंदों ने मेरे को पेपर देने नहीं दिया और फिर ये निर्णय लिया जाएगा कि मैं पास हो सकता हूं या फिर नहीं हो सकता। अब मैं पेपर नहीं दे रहा, अगर मैं पेपर देता तो वहां पर वो टीचर चेक करके बताते, मेरा रिजल्ट देखते कि जो भी नंबर होता आंसरिंग करते, तब चेक करके बताते कि मैंने जो लिखा है उसके बलबूते पर मैं पास हो सकता हूं या फिर नहीं हो सकता। लेकिन मैंने पेपर दिया ही नहीं है, इसका मतलब मैं तो मान के चलूंगा ना कि मैं पास हूं और टीचर भी मुझे फेल नहीं कर सकते। ये आपको समझ आया, क्योंकि मैंने पेपर दिया ही नहीं है तो आप मुझे कैसे देख सकते हो कि मेरे को जो चीज आपको उस पेपर में पूछनी है वो मेरे को आता है या फिर नहीं आता। तो वही काम तो यहां पर भी लग रहा है।
कि अगर मेरे पास मान लीजिए यहां पर डाटा दिया हुआ है तो ये तीनों का तीनों डाटा देखकर, ये तीनों के तीनों एलिमेंट देखकर मैं बता सकता हूं कि वो एलिमेंट यहां पर आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं तो सबसेट है और वो हमने यहां पर लिखा भी है, नहीं आ रहा होता तो हम कह देते सबसेट नहीं है। लेकिन यहां डाटा अनकंप्लीट है। जब मेरे पास डाटा अनकंप्लीट है इसका मतलब मैं चेक नहीं कर सकता। जब मैं चेक नहीं कर सकता इसका मतलब मेरी तरफ से तो भाई वो वहां पे उसका सबसेट बन रहा होगा। ये समझ आया? अगर नहीं बन रहा होगा तो मेरे को डाटा दो, मैं चेक करूंगा, लेकिन डाटा नहीं है। एम्प्टी सेट के अंदर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता ही नहीं है कि मैं चेक कर सकूं, इसलिए मैं तो मान के चलूंगा कि एम्प्टी सेट जो है वो सबसेट है किस चीज का? ए का। तो याद रखिएगा, यहीं से आपके सामने इसको लिख लीजिए स्टार बना के कॉपी में कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। लिख लीजिए क्या? एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। समझ आया? ठीक है। तो यहां पर आपके सामने आप देख सकते हो कि जो ये सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 था, इसके ये सारे के सारे सेट पॉसिबल थे। तो कितने सेट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपको समझ आया? तो जब आपके पास 3 एलिमेंट थे तो टोटल 8 सेट पॉसिबल है। मान लो मैं 2 करता हूं, तो जैसे मान लो मैंने A इज इक्वल टू यहां पर A और B ले लिया, तो आप देख सकते हो अगर मैंने A इज इक्वल टू A और B ले लिया तो यहां पर पहले एक एक टुकड़े करो, क्योंकि 2 से छोटे एक ही होता है, तो एक एक टुकड़े करो। एक एक टुकड़े आपके पास A अलग जाएगा, B अलग जाएगा, फिर 2 2 वाले टुकड़े करो तो आपके पास A B अलग चला जाएगा। सारे के सारे टुकड़े हो गए, आखिरी में आपके पास फाई आ जाएगा। फाई का मतलब एम्प्टी सेट आ जाएगा। ये आपको समझ आया? तो जब आपके पास 2 सेट था तो टोटल 4 टुकड़े पॉसिबल थे। मान लो मैंने एक ले लिया, A इज इक्वल टू सिंगलटन सेट 5 या फिर सिंगुलैरिटी सेट 5। तो इसके अगर मेरे को सबसेट बनाने हैं तो इसका एक ही सबसेट पॉसिबल है, 5 और 5। क्यों? क्योंकि यहां पर एक से छोटा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपके पास सेम टू सेम 5 खुद आ जाएगा। ये समझ आया? क्योंकि पहले तो मैं छोटे छोटे टुकड़े करता हूं, फिर उसके बाद सेम टू सेम सेट ले लेता हूं। ये आपको समझ आया? फिर आखिरी में 5 लगा देता हूं। यहां पर एक था, एक से छोटा टुकड़ा एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यहां पर मैंने खुद सेम टू सेम वही ले लिया और उसके बाद 5 लगा दिया। तो एक सेट में 2 पॉसिबल थे। तो यहां पर आप देखिए कि जब मैंने एक एलिमेंट लिया तो मेरे पास 2 सबसेट आ रहे थे, मैंने 2 एलिमेंट लिया तो मेरे पास 4 सबसेट आ रहे थे, मैंने 3 एलिमेंट लिया तो मेरे पास 8 सबसेट आ रहे थे। उसी तरीके से जब मैं 4 ले लेता तो मेरे पास 16 आ जाते, जब मैं 5 लेता तो मेरे पास 32 आ जाते। और ये देख सकते हो ये और कुछ नहीं 2 की पावर लिखी हुई है। जब 1 था तो 2 की पावर 1, जब 2 था तो 2 की पावर 2, जब 3 था तो 2 की पावर 3, जब 4 था तो 2 की पावर 4, जब 5 था तो 2 की पावर 5। इसका मतलब अगर आपके पास कोई भी जनरल एलिमेंट अगर n लिखा हुआ है तो वहां पर उसके पास टोटल 2 की पावर n एलिमेंट होंगे। ये आपको समझ आया? तो हु सेट, हु का मतलब समझ रहे हो कौन कौन से सेट होंगे, तो वो हमने बनाना सीख लिया। चाहे वो कोई सी भी बात कर रहा हो, हम किसी भी अब सेट को सबसेट बना सकते हैं। ये आपको समझ आया? तो हु वाली कंडीशन तो हो गई, और हाउ मेनी वाली कंडीशन भी हो गई कि अगर आपके पास किसी भी सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n है तो वहां पर उसके सबसेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 2 की पावर n होंगे। ये हम लोगों ने जनरल तरीका बनाया है अपने एग्जांपल की हेल्प ले लेके। ये आपको समझ आया? तो ये वाला टॉपिक भी हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम अगले टॉपिक पे आ गए हैं जहां पर अब हम लोग पावर सेट के बारे में पढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक आ गया है पावर सेट। पावर सेट बहुत ज्यादा आसान है, मुश्किल से 2 मिनट का टॉपिक है, क्योंकि हम लोगों ने सेट पढ़ लिया है। तो सेट पढ़ने के बाद अब तो ये बहुत ज्यादा आसान हो गया। देखिए क्या पावर सेट का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी एक सेट है, ठीक है, उसके बाद उस सेट के जितने सब सेट है वो बना दो। ठीक है, हम लोगों ने हर एक सेट का सबसेट बनाना सीख लिया। तो आपके पास कोई भी एक सेट है तो उस सेट के जितने भी सबसेट पॉसिबल है वो बना दो। हम लोगों ने बनाना सीख लिया। तो आप जितने भी सबसेट बना लोगे उनको एक जगह इकट्ठा करके एक और सेट बना दो। क्या बोला मैंने ये बोला कि आपके पास मान लीजिए कोई भी एक सेट है तो उस सेट के जितने भी सबसेट पॉसिबल हैं वो सबसेट बना दो, फिर उन सारे के सारे सबसेट को एक जगह इकट्ठा करके उनका एक सेट बना दो। समझ आया आपको? इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से आता है कि सेट ऑफ ऑल सबसेट
ऑफ ए सेट, किसी भी एक सेट के जितने भी सबसेट पॉसिबल है, अगर मैंने उसका एक सेट बना लिया तो उसको यहां पर पावर सेट कहा जाएगा। यह आपको समझ आए, दोबारा रिपीट करूंगा मैं, किसी भी एक सेट के जितने भी सबसेट पॉसिबल है, अगर मैंने उसका एक सेट बना लिया तो उसको पावर सेट कहा जाएगा। और समझाता हूं, जैसे मान लो अभी मैंने a इज इक्वल टू यहां पर ABC लिया था, ये आपको समझ आया। तो इस सेट ABC के सारे सबसेट बनाओ पहले। तो कौन कौन से सबसेट बनेंगे? सिंगलटन A, सिंगलटन B, सिंगलटन C, फिर आपके पास A, B, फिर आपके पास A, C, फिर आपके पास यहां पर B, C, फिर आपके पास A, B, C, फिर आपके पास लास्ट में 5। ये आपको समझ आया? इस सेट ABC के आपके पास टोटल ये सारे के सारे सबसेट पॉसिबल थे, मैंने उसका सबसेट बना लिया। अब क्या करना है, सेट का सबसेट बना के एक सेट बना दो। तो ये उसके सारे सबसेट थे, अब मैं क्या करूंगा, इसका भी एक सेट बना दूंगा। ये समझ आया? मतलब मैंने इन सारे के सारे सबसेट को एक सेट के अंदर उठा के रख दिया, और जब मैं सेट के अंदर कुछ रख रहा हूं तो इसका मतलब हर एक चीज को अलग अलग कॉमा से सेपरेट करके लिखूंगा। ये आपको समझ आया? यहां तो लगा हुआ है, तो ये आपको समझ आया? सिंपल सा मीनिंग है कि किसी भी एक सेट के जितने भी सबसेट पॉसिबल है वो बना दो, और उनका एक और बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट लगा दो। बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि आपका वो एक पूरा का पूरा पावर सेट बन गया। अब देखो, पावर सेट की स्पेलिंग किस चीज से शुरू हो रही है? P से। तो इसका मतलब पावर सेट की स्पेलिंग जब P से शुरू हो रही है तो यहां पर एंड इट इज डेनोटेड बाय P ऑफ A, पावर सेट ऑफ A, और इसको जो है यहां पर PA के नाम से डेनोट करा जाएगा। इसका मतलब पावर सेट ऑफ A के नाम से डेनोट करा जाएगा। ये आपको समझ आया? तो ये यहां पर इसकी पावर सेट का मीनिंग था कि आपने क्या करा कि आपके सामने मान लीजिए कोई भी सेट है, तो उस सेट के आप जितने भी सबसेट बना सकते हो वो बना लो, फिर उस पूरे के पूरे सबसेट का एक सेट बना लेना, वो आपके पास पावर सेट आ जाएगा। हमारे पास सेट में A इज इक्वल टू ABC था, तो हमने इस ABC का क्या करा, यहां पर सारे के सारे सबसेट बना लिए। अब इसका सबसेट बनाने के बाद पावर सेट बनाया था, किस चीज का बनाया था? A का बनाया था, इसलिए PA इज इक्वल टू आपके पास ये आ गया, और ये इसका पावर सेट है। ये आपको समझ आया? तो सिंपल सा मीनिंग है पावर सेट का। ये आपको समझ आया? अच्छा, बात करते हैं पावर सेट की कार्डिनैलिटी की, कि पावर सेट के पास टोटल एलिमेंट कितने होंगे। तो सेम टू सेम जितने सबसेट के पास हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, किसी एक सेट के सबसेट बना रहे हो, बस और कुछ तो नहीं कर रहे ना। अब तो उसके ऊपर सिर्फ एक कर्ली ब्रैकेट लगा रहे हो, बाकी और कुछ तो नहीं कर रहे। तो आपके पास किसी भी एक सेट के जितने सबसेट पॉसिबल हैं उतने ही एलिमेंट उसकी पावर सेट में होंगे। जैसे यहां पर तीन एलिमेंट का सेट है, तो उसके सबसेट में 2 की पावर 3 जाएगा। मैं लिख देता हूं, A के पास 3 एलिमेंट है, तो उसके सबसेट में 2 की पावर 3 जाएगा, जिसका मतलब 8 एलिमेंट होंगे। ये समझ आया? तो उसके पावर सेट में भी 2 की पावर 3 एलिमेंट होंगे, जिसका मतलब 8। ये आपको समझ आया? तो सेम वही कंडीशन है। ये हमारा पावर सेट का टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, इसे रफ कर दे, ठीक है। आइए अब हम लोग उसके बाद अपना अगला टॉपिक देखते हैं, जहां पे यूनिवर्सल सेट की बात होगी। तो देख लेते हैं यूनिवर्सल सेट भी किस तरीके से आता है। यूनिवर्सल सेट, देखिए यूनिवर्सल सेट वाला टॉपिक भी सेम उसी तरीके से है कि मान लीजिए आपके सामने कोई भी एक सेट है, तो यहां पर देखिए उसके नाम में मीनिंग आ रहा है यूनिवर्सल। इसका साफ साफ मीनिंग है कि अगर आपके सामने कोई एक सेट लिखा है तो वो सेट का यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स क्या होने का मतलब कि वो सेट का बर्थ कहां से हुआ है। बर्थ क्या होने का मतलब कि वो वाला आपका सेट है वो कहां से आया है। जैसे आपका अगर मान लिया मैंने A इज इक्वल टू 1 2 3 लिखा हुआ है,
तो आप लोग देख सकते हो कि जो भी आपका ये a इज इक्वल टू 1 2 3 लिखा हुआ है, ये a इज इक्वल टू 1 2 3 कहां से आ रहा है, ये आपको समझ आया। तो a इज इक्वल टू 1 2 3 जहां से भी आया होगा वो वाला सेट आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। किस चीज का, a का। सिंपल सा मीनिंग अगर मैं इसका स्टेटमेंट की फॉर्म में समझाऊं तो ऐसे बोलूंगा कि अगर आपके सामने कोई भी सेट a लिखा हुआ है तो वो a सेट जो है वो कहां से आ रहा है, मतलब a सेट की बर्थ कहां से हो रही है, उस a सेट को कहां से लिया गया है, वो सेट आपके पास यूनिवर्सल सेट होगा। जैसे a इज इक्वल टू 1 2 3 लिखा हुआ है, 1 2 3 कहां से लिया गया है, नेचुरल नंबर से लिया गया, क्योंकि 1 2 3 नेचुरल नंबर से आ रहा है। तो आप लोग बता दोगे कि जो a का यूनिवर्सल सेट है, जो भी a का यूनिवर्सल सेट है वो क्या है, उसका पूरा का पूरा नेचुरल नंबर है। ये आपको समझ आया, क्योंकि ये a इज इक्वल टू 1 2 3 जो है वो नेचुरल नंबर से लिया गया है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला 1 2 3 इंटीजर में से भी तो आ रहा है, क्योंकि इंटीजर में डॉट 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 -3 -2 माइनस का 1 0 1 2 3 डॉट 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 ऐसे होता है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये वाला 1 2 3 आपका a में से भी तो आ रहा है, मतलब ये वाला जो a है वो इस पूरे के पूरे इंटीजर में से भी तो आ रहा है। तो इसका मतलब इस a का यूनिवर्सल सेट जो है वो एक इंटीजर भी हो सकता है। अच्छा, इसके नीचे अगर सबके नीचे 1 1 लगा दो तो ये रेशनल नंबर बन जाएगा। ये आपको समझ आया। तो आप बता सकते हो कि जो ये वाला a है उसका यूनिवर्सल सेट रेशनल नंबर भी हो सकता है। a का यूनिवर्सल सेट अगर a इज इक्वल टू 1 2 3 है तो वो पूरा का पूरा रियल नंबर भी हो सकता है। ये आपको समझ आया। और a का यूनिवर्सल सेट अगर मैंने 1 2 3 4 5 ले लिया तो ये 1 2 3 4 5 जो है वो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा a का, क्योंकि मेरे को सिर्फ इतना सा चाहिए कि ये 1 2 3 कहां से लिया गया है। तो ये वाला 1 2 3 यहाँ 1 2 3 4 5 से भी आ रहा है, ये वाला 1 2 3 यहाँ नेचुरल नंबर से भी आ रहा है। तो जहां जहां से ये 1 2 3 आ रहा है वो कुछ भी हो सकता है, वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, इस सेट a का यूनिवर्सल सेट आपका बन जाएगा। आपको समझ आया। सिंपल सा मीनिंग है कि अगर आपके सामने मान लीजिए कोई भी सेट लिखा हुआ है तो वो सेट कहां से आ रहा है। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए मैं आपके स्कूल के 11th क्लास के बॉयज का सारा कलेक्शन करूं या फिर गर्ल्स का कलेक्शन करूं, या फिर मान लीजिए मैंने सिर्फ 11th क्लास के स्टूडेंट का कलेक्शन करा, तो वो आपके स्कूल के 11th क्लास के स्टूडेंट कहां से आए हैं, वो आपके स्कूल में से आए हैं। ये आपको समझ आया। पूरे के पूरे स्कूल में ही 11th क्लास के स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो इसका मतलब वो जो 11th क्लास के स्टूडेंट हैं उसका यूनिवर्सल सेट क्या है, वो पूरा का पूरा स्कूल है। ये आपको समझ आया। या फिर इस दुनिया में जितने भी बच्चे 11th क्लास में पढ़ते हैं वो सारे हैं, या फिर इस दुनिया में जितने भी स्कूल हैं वो सारे के सारे उसके यूनिवर्सल सेट है, या फिर इस दुनिया में जितने भी आदमी रहते हैं वो सारे के सारे उसके यूनिवर्सल सेट है। कुछ भी हो सकता है। ये आपको समझ आया। बस ये देखना है कि जिस सेट की आप बात कर रहे हो अगर आप उसका यूनिवर्सल सेट निकालते हो तो वो कहां से निकाल सकते हो, उस सेट को कहां, ये देख सकते हो कि वो सेट यहां से निकला है तो ये यूनिवर्सल बन जाएगा, यहां से निकला है तो ये यूनिवर्सल बन जाएगा। तो ऐसे आप उसका कोई जनरल मीनिंग निकाल लो और उससे फिर आप उसका पूरा यूनिवर्सल सेट बता सकते हो। ये आपको समझ आया। तो ये यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का मीनिंग था। अच्छा, यूनिवर्सल सेट की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है, यू से। तो यहां पर इसका जो सिंबल होगा, यूनिवर्सल सेट का जो सिंबल होगा वो होगा तो यू की तरह ही, लेकिन उसके ऊपर ना ऐसे बहुत हल्का सा ऐसे लाइनिंग सी लगी होगी। अपने बुक में ध्यान से देखना, यूनिवर्सल सेट यू की तरह लिखा है लेकिन उसके ऊपर बहुत हल्की सी ऐसे लाइनिंग सी लगी हुई है, तो ये उसका यूनिवर्सल सेट का सिंबल है। ये आपको समझ आया। तो ये यूनिवर्सल सेट वाला टॉपिक भी हमारा फिनिश होता है। आगे बढ़े, देखिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को फिनिश कर दें ये वाला। उसके बाद हमारा क्या बचा, अच्छा इंटरवल बचा। तो देखिए इंटरवल वाला करते हैं। उम्मीद करते हैं मजा आ रहा होगा आपको, काफी अच्छा समझ भी आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इस वाले टॉपिक को फिनिश करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, अगला टॉपिक चलेगा हमारा इंटरवल का। अच्छा, इंटरवल का मीनिंग अगर कोई आपसे पूछे तो इंटरवल का मीनिंग क्या होता है, सिंपल ब्रेक। आप लोगों के स्कूल में इंटरवल होता है, ब्रेक होता है, लंच होता है, ताकि आप उस समय कुछ खा लो, पी लो, सुस्ता लो, कुछ भी कर लो, रेस्ट कर लो, कुछ भी कर लो।
तो वो इंटरवल का मीनिंग होता है ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना। हर एक चीज का लिंक सोचा करो, ऐसे ही मत पढ़ लिया करो। आपके सामने इंटरवल लिखा हुआ है, इंटरवल का मीनिंग होता है ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, मतलब किसी चीज को क्या कर रहे हो, तोड़ रहे हो। तो यहां पर मान लो आपके सामने कोई भी रियल लाइन है, कोई भी आपके सामने मान लीजिए रियल लाइन के ऊपर काम करेंगे, तो किसी रियल लाइन को अगर हम लोग तोड़ दें, उसको ब्रेक कर दें, तो वो चीज हमारा यहां पर इंटरवल का मीनिंग हो जाएगा। तो दोबारा रिपीट करूंगा, मान लीजिए आपके सामने कोई भी एक रियल लाइन है, ये आपको समझ आया? तो वो वाली जो आपके सामने रियल लाइन है, अगर हम लोग उसको ब्रेक कर दें, ब्रेक करने का मतलब उसको तोड़ दे, उसका कोई अलग से पोर्शन बाहर निकाल ले। समझ रहे हो? जैसे मान लो मेरा स्कूल सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक होता है, ये आपको समझ आया? तो उसके बीच में 10 बजे से 10:30 बजे तक या फिर 10 बजे से 11 बजे तक लंच भी तो होता है। इसका मतलब उस 8 से 2 के बीच में जो 10 से 11 का समय था, उसको मैंने बाहर निकाल लिया, तो वो क्या है? वो इंटरवल है, वो ब्रेक है। ये आपको समझ आया? तो उसी तरीके से मान लीजिए आपके सामने यहां पर कोई भी रियल लाइन है, ये आपके सामने यहां पर कोई भी रियल लाइन है, तो उस रियल लाइन के किसी भी पॉइंट को अगर मैं ब्रेक करके बाहर की तरफ निकाल लूं, तो वो इंटरवल कहा जाता है। ये आपको समझ आया? किसी भी रियल लाइन को अगर मैंने उसे ब्रेक करके उसका उतना सा पोर्शन, जिस पोर्शन को मैंने ब्रेक करा है, उस पोर्शन को मैंने अलग कर लिया अगर, तो वो वाला पोर्शन मेरे पास इंटरवल हो जाएगा। ये आपको समझ आया? अब देखिए, हो सकता है किसी बच्चे के मन में ये ख्याल आया हो कि हम लोग यहाँ पर सेट पढ़ रहे हैं, तो सेट से हम लोग रियल लाइन पे क्यों आ गए? जब इंटरवल पढ़ा रहे हो तो हमें सेट का इंटरवल पढ़ाओ, मतलब हम लोग सेट को ब्रेक करना सीखेंगे। तो देखो भैया, उसका मतलब ये है, हम लोगों ने सेट का इंटरवल पढ़ लिया है, इनडायरेक्टली वे में हम लोगों ने सेट का सबसेट पढ़ लिया है। सबसेट में हम लोग क्या करते हैं? उसके छोटे छोटे टुकड़े ही तो करते हैं, उसके छोटे छोटे ब्रेक ही तो करते हैं। तो वो सेट का इंटरवल का मतलब हम लोगों ने उसका सबसेट पढ़ लिया है। ये आपको समझ आया? क्योंकि वहां पर सबसेट पढ़ने का मतलब ही हम लोग उसका इंटरवल पढ़ रहे थे, क्योंकि उसको ब्रेक कर करके देख रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे? रियल लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम लोग रियल लाइन में उसको देखेंगे कि रियल लाइन में किसी भी चीज का इंटरवल कैसे बिहेव करता है। तो उसका मतलब होता है कि अगर आपके सामने कोई भी रियल लाइन हो, तो उसके जिस पोर्शन को आप लेना चाहते हो, अगर उस पोर्शन को आपने ब्रेक करके अलग कर लिया, तो वो आपके सामने इंटरवल आ जाएगा। ये आपको समझ आया? आगे बढ़ते हैं। इंटरवल जो होता है वो आपके सामने 2 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है ओपन इंटरवल और दूसरा होता है क्लोज इंटरवल। दूसरा होता है क्लोज इंटरवल। देखिए, ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके सामने कोई एक लाइन है, रियल लाइन है, उस रियल लाइन पे 2 पॉइंट आते हैं, एक पॉइंट ए आ गया, एक पॉइंट बी आ गया। ये आपको समझ आया? और आपने क्या करा? ए और बी को अलग निकाल लिया, मतलब ए और बी वाले पोर्शन को कट करा और उसे ऐसे बाहर की तरफ निकाल लिया। तो ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि आपने ए और बी को कट करा, उसे बाहर की तरफ निकाल लिया। और आप लोग पहले इसका मतलब देखो, अगर ए और बी को कट करके मैंने बाहर की तरफ निकाल लिया होगा, इसका मतलब ए और बी के बीच के जितने भी नंबर हैं वो सारे भी आ गए होंगे। ये तो आपको समझ आया? भाई, ए और बी वाले पोर्शन को मैंने कट करके बाहर निकाल लिया, इसका मतलब जब ए और बी वाले पोर्शन को कट करके मैं बाहर निकाल चुका हूं, इसका साफ साफ मीनिंग आता है कि ए और बी के बीच के सारे नंबर भी कहां पर आ गए होंगे? इस ए और बी में आ गए होंगे। ये तो आपको समझ आया? अब जब ए और बी के बीच के सारे नंबर यहां पर आ चुके हैं, तो ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि आपको उसके एंड पॉइंट्स का मतलब ये वाला एंड पॉइंट हो सकता है, ये वाला एंड पॉइंट हो सकता है, क्योंकि अगर मैं उधर से चल रहा हूंगा तो मेरे लिए ए एंड पॉइंट है, और अगर मैं इधर से चल रहा हूंगा तो मेरे लिए बी एंड पॉइंट है। तो ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि उसके एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना। इसका मतलब जब मैंने रियल लाइन को कट करके इस पोर्शन ए और बी को बाहर निकाल लिया था, ऐसे जैसे केक नहीं होता, केक को छोटा सा टुकड़ा कट करते हैं, फिर उसे ऐसे बाहर निकाल लेते हैं, इसका मतलब मैंने उस केक का इंटरवल कर दिया। इंटरवल का मतलब उस केक का ब्रेक कर दिया। ये आपको समझ आया? तो उसको ब्रेक कर दिया, तो उस ब्रेक करने के बाद इसके जो ये एंड पॉइंट्स हैं ए और एंड पॉइंट बी, उसको नहीं लेना, बाकी उसके बीच के सारे नंबर लेने हैं। समझ आया?
ओपन इंटरवल का मतलब क्या था कि अगर आपके सामने कोई दो इंटरवल है ए से लेकर बी तक, तो इस ए से लेकर बी तक के एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना, बाकी इसके बीच के सारे नंबर ले लेने हैं। तो यहां पर एंड पॉइंट नहीं आएगा तो उसको ऐसे डिनोट करा जाएगा ओपन। आप लोग क्या करोगे, छोटा वाला ब्रैकेट लगा दोगे। छोटा वाला ब्रैकेट लगाने का मतलब इसका साफ साफ मीनिंग है कि आपने ए और बी को इंक्लूड नहीं करा, लेकिन उसके बीच के सारे नंबर ले लिए। ये आपको समझ आया। और जब आप लोग उसको रियल लाइन पे दिखाओगे तो रियल लाइन पे ऐसे दिखाओगे कि ए और बी पे तो ओपन सर्कल लगा दो। ओपन सर्कल लगाने का मतलब वो भरा नहीं है, भरा नहीं है इसका मतलब वो खुला उसके साथ जा नहीं रहा है, वो अलग ही बैठा हुआ है। ए और बी पे ओपन सर्कल लगा दो और बाकी बीच का सारा सेट कर दो। ये आपको समझ आया। अगर आप लोग इस तरीके से लिखोगे तो ए कॉमा बी और उसके बाद ये वाला स्मॉल ब्रैकेट, ये आपको समझ आया। अगर आप इसकी प्रॉपर्टी बना के लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, मान लो ये सेट आपका आर है तो R इज इक्वल टू आप लोग ऐसे लिखोगे, x लेना है सच दैट x जो है वो बिलोंग कर रहा है R मतलब रियल लाइन पे, समझ आया आपको। जहां पर x जो है वो a से तो बड़ा है और b से छोटा है, लेकिन a भी नहीं लेना और b भी नहीं लेना। इसका मतलब x बड़ा है a से और छोटा है b से, लेकिन a और b को नहीं लेना। जब नहीं लेना तो मैं यहां पर इक्वल टू वाला साइन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे a और b को तो लेना ही नहीं है। ये आपको समझ आया। तो ये यहां पर इसका प्रॉपर्टी मेथड था, ये यहां पर इसका जनरल फॉर्म था लिखने का, और ये यहां पर इसका रियल लाइन पे डिनोट था। क्लोजर इंटरवल देखते हैं। क्लोजर इंटरवल का देखिए, ओपन का अपोजिट कर दो। अपोजिट करने का मतलब एक रियल लाइन होगी, उसमें कोई ना कोई पॉइंट आपका अगर ए छोटा होगा बी से, तो अगर आपका पॉइंट ए और बी आप कट करके बाहर निकालोगे तो ए कॉमा बी मिलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ इतना सा फर्क पड़ता है कि आपको ए भी लेना है और बी भी लेना है, और उनके बीच के सारे नंबर तो लेने ही है। समझ आया। आपको ए भी लेना है और बी भी लेना है और उनके बीच के सारे नंबर तो लेने ही है। ये आपको समझ आया। तो ऐसी वाली चीज को यहाँ पर क्लोज इंटरवल कहा जाता है, और उसको इस स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करा जाता है, जो कि लार्जेस्ट ब्रैकेट होता है। तीन टाइप के ब्रैकेट होते हैं। स्मॉलेस्ट यहाँ पर होता है, मिडल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट हम लोग सेट में यूज करते हैं, और बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज इंटरवल में यूज करते हैं। ये आपको समझ आया। तो यहां पर हमको क्या करना है, क्लोज इंटरवल में उसके बीच के पॉइंट तो लेने ही हैं, लेकिन ए भी लेके जाना है और बी भी लेके जाना है। तो यहां पर जब ए और बी को ले रहे हैं तो उस पर डार्क सर्कल कर दो। समझ आया। इसका मतलब ए भी जाएगा और बी भी जाएगा। तो जब ए भी गया और बी भी गया तो उस पर डार्क सर्कल, और उसके बीच के सारे तो जाएंगे ही। ये आपको समझ आया। और अगर आप इसको प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिखना, R इज इक्वल टू x लेना है, जहां पर x जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल लाइन में, और x जो है वो बड़ा है लेकिन बराबर भी है किससे, a से, क्योंकि a भी आपका गया है और लेस देन है और बराबर है किस चीज के, b के। ये आपको समझ आया। तो ये यहाँ पर इंटरवल का मीनिंग था। इंटरवल का एक काफी अच्छा सा एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए स्कूल में जो होती है टीचर बोला करती हैं, जैसे मान लीजिए रोल नंबर 1 से लेकर 10 तक, तो 1 से लेकर 10 तक मतलब 1 भी आएगा, 10 भी जाएगा, और 1 से 10 तक मतलब बीच के सारे 2 3 4 5 6 7 8 9 सब जाएंगे, तो वो क्लोज इंटरवल में आता है। मैडम ने ये बोला 1 से 10 के बीच वाले सारे के सारे नंबर आ जाओ, तो 1 से लेकर 10 के बीच वाले मतलब 1 भी नहीं जाएगा और 10 भी नहीं जाएगा, बीच के 2 3 4 5 6 7 8 9 वो सारे के सारे जाएंगे, तो वो अपर इंटरवल में आता है। तो ये यहाँ पर आपका इंटरवल का मीनिंग था। और ये हमारे यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के जो क्लास 11th है उसके हिसाब से एक्सरसाइज 1.3 वाले टॉपिक का थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो चुका है। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। जैसा भी लगा है कमेंट करके फीडबैक दो, अच्छा लगा बुरा लगा जैसा भी लगा, जो भी आपको गलती लगती है, जो भी अच्छा लगा फीडबैक जरूर दो, मोटिवेशन मिलता है बहुत ज्यादा, गलती का पता चलता है। बाकी हाँ, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज, ताकि आप लोग ऐसी ही वीडियो और देख सको, क्योंकि अब तो हम लोगों ने कंटिन्यूटी तैयार कर ली है, पूरी अपनी 11th का टॉपिक फिनिश करेंगे, पूरा 11th का सिलेबस उठा के रख देंगे यूट्यूब पे वो सारा। और अगर अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर दो, लेकिन सब्सक्राइब करो और कमेंट तो जरूर दो, प्लीज कमेंट दो, फीडबैक दो। बाकी हाँ, अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।